अस्सलाम वालेकुम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक जो कि है एंटी डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट या एंटी डिप्रेसेंट को स्टडी करने से पहले आपको एक टर्म के बारे में पता होना ज़रूरी है। उस टर्म को आप कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन बेसिकली एक ऐसी इंटेंस कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जो है उसको सैडनेस फील होती है, यानी कि पेशेंट जो है वो अपने आप को होपलेस महसूस करता है, उसको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, वो अपनी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई इंजॉयमेंट, कोई प्लेजर फील नहीं कर रहा होता और वो सोशली तौर पर लोगों से अलग रहना जो है वो शुरू हो जाता है। इस तरह की साइकोलॉजिकल कंडीशन को हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो डिप्रेशन का शिकार है और ऐसा पेशेंट जो है वो सुसाइडल अटैम्प्ट्स कर सकता है। डिप्रेशन एक बाकायदा डिज़ीज़ है और इसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। आज के लेक्चर में हम इसकी रीज़न्स डिस्कस करेंगे और हम कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होती हैं और उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले अगर हम डिप्रेशन को एक टर्म की फॉर्म में या एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि डिप्रेशन जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पास जो फीलिंग होती है वो सैडनेस होती है। हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ कंडीशन, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ sadness, hopelessness and inability to experience the pleasure of life। ठीक है जी। ये आपने कुछ सिम्टम्स बता दी हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन की बेसिक रीज़न क्या होती है। डिप्रेशन किसी भी शख्स को उस वक्त होता है जब उसकी बॉडी ऐसे केमिकल रिलीज़ कर रही होती है या ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर रही होती है जो कि उसके दिमाग को एक आप कह सकते हैं लोअर पोजीशन में लेकर आते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो ये ब्रेन की एक नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, इस नॉर्मल पोजीशन पे अगर आपका ब्रेन काम कर रहा है तो हम कहते हैं जी आप नॉर्मल हैं। अगर दिमाग इससे अपर कंडीशन पे चला जाए, यानी कि वो थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा हाई बिहेव करने लग जाए, तो इसको हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो एंग्जाइटी का शिकार है, परेशानी का शिकार है। और अगर एक नॉर्मल लेवल से ब्रेन कम काम करना शुरू हो जाए, यानी कि नॉर्मल से अगर आप लोअर लेवल पे आ जाएं, तो हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। एक नॉर्मल कंडीशन है, उससे ऊपर अगर पेशेंट चला जाए तो उसको आप एंग्जाइटी कहते हैं, ये भी एक बीमारी है। और नॉर्मल से अगर पेशेंट नीची कंडीशन पे आ जाए तो उसको आप डिप्रेशन कहते हैं, ये भी बाकायदा एक बीमारी है। इसकी ट्रीटमेंट अलग है और इसकी ट्रीटमेंट अलग है। इसकी रीज़न क्योंकि अलग है इसलिए इसकी ट्रीटमेंट अलग है, इसकी रीज़न क्योंकि अलग है इसकी ट्रीटमेंट अलग है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिप्रेशन। आपने इससे पहले सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ा है। हम कुछ न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो कि आपको लिंक करेंगे डिप्रेशन के साथ। हमने दो सिस्टम्स पढ़े हैं, एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है जी, दूसरे को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम के हमने फिर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े थे, इसी तरह से हमने पैरासिम्पैथेटिक के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े थे। जो सिंपैथेटिक सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन एंड सीरोटोनिन, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये एक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो जब बॉडी में रिलीज़ होते हैं तो ये हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। और आपको पता है कि जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ब्रेन जो है वो फाइट या फ्लाइट कंडीशन में होता है, यानी कि आप एक्टिव हालत में होते हैं, आपका दिमाग काम करना या फिज़िकल एक्टिविटी करना शुरू करता है।
जबकि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के बारे में हमने कहा था कि जो इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन। ठीक है जी। और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को हमने कहा था कि जब ब्रेन में या बॉडी में एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो इसका मतलब है कि ये हमारी बॉडी में पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और जब हमारा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हम डिप्रेशन कंडीशन में होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है, या जो हमारी बॉडी है वो रेस्टिंग कंडीशन में होती है। ठीक है। सो जो हमारे पास ये न्यूरोट्रांसमीटर थे, इसमें से हमने कहा था कि जो सेरोटोनिन है वो एक बहुत कम्प्लेक्स न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके बॉडी पे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत चेंज होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं, और ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको पीएचडी लेवल पे जाके प्रॉपरली समझ आता है, जब आप इस पे काम करते हैं। नॉर्मल रूटीन में या छोटे लेवल पे इस रिसेप्टर्स के फंक्शन को समझना बहुत मुश्किल होता है। सो अब होता क्या है कि हमने पढ़ा है जी, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ब्रेन से मैसेज हमारी बॉडी को जाता है, और ब्रेन में जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसको आप न्यूरॉन कहते हैं। सो न्यूरॉन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में या हमारे ब्रेन में तकरीबन 13 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद हैं, और पैगाम जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन से चौथे न्यूरॉन, और इस तरह से 13 मिलियन न्यूरॉन्स को क्रॉस करके हमारी बॉडी में पैगाम जो है वो पहुंचता है। अब अगर हम दो न्यूरॉन्स को हम अगर यहाँ पे ड्रॉ करें और हम देखें कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पैगाम या मैसेज कैसे पहुंचता है, तो उसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें ये एक न्यूरॉन का एंड है। इससे पहले मैं आपको सिंपल न्यूरॉन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये इस तरह का एक न्यूरॉन होता है, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, और यहाँ से एक फाइबर निकलता है, उस फाइबर को हम कहते हैं एक्सॉन्स। ठीक है, तो ये एक न्यूरॉन है। इसके बाद एक अगला न्यूरॉन शुरू होता है सेम, उसमें भी यहाँ पे सेल बॉडी होती है, ये डेंड्राइट्स होते हैं, और एक फाइबर निकलता है, उसको हम कहते हैं कि ये एक्सॉन है। इस तरह के टोटल हमारी बॉडी में तकरीबन 13 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और एक मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन से, ये चेन की शक्ल में मैसेज ट्रांसफ़र होता है। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक न्यूरॉन का ये वाला जो एंड है और दूसरे न्यूरॉन का जो स्टार्ट है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये मैंने एक न्यूरॉन का एंड ड्रॉ किया है। उसके बाद जो दूसरा न्यूरॉन है इसका मैं स्टार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, और दरमियान में, इनके दरमियान में स्पेस होती है जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वाज़ेह करके आपको दिखाई है। सो अगर हम इसको लेबल करें तो इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक एरिया, प्री साइनेप्टिक एरिया। इसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक एरिया, और ये जो दरमियानी स्पेस है इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक एरिया या साइनैप्स कहते हैं। सो अगर आप देखें तो जो दरमियानी एरिया है इसको हमने कहा है साइनैप्स या साइनेप्टिक एरिया। इससे ऊपर का जो एरिया है उसको हमने कहा है प्री साइनेप्टिक एरिया, क्योंकि ये पहले है तो प्री है, और ये क्योंकि बाद में है नीचे वाला तो इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक एरिया। अब जो भी मैसेज आपके पास एक न्यूरॉन से यहाँ तक पहुँचा है या इस न्यूरॉन से यहाँ तक पहुँचा है, उसने जब अगले न्यूरॉन में जाना है तो उसको इस स्पेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफ़र होता है। सो अगर हमारे पास बॉडी में या हमारे ब्रेन में यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हो, एपिनेफ्रीन हो, नॉर एपिनेफ्रीन हो, डोपामीन हो, सेरोटोनिन हो, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर या वो मैसेज यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ पे जाता है। यहाँ से चैनल्स होते हैं, रास्ते होते हैं जिनसे ये न्यूरोट्रांसमीटर निकल कर हमारे प्री साइनेप्टिक एरिया में आते हैं, और उसके बाद ये पोस्ट साइनेप्टिक एरिया में जाते हैं। अब होता क्या है, नॉर्मली यहाँ से ये सब निकल के साइनेप्टिक एरिया में आ गए। जो प्री साइनेप्टिक एरिया होता है उसके पास ये सलाहियत होती है कि ये वापस अपने न्यूरोट्रांसमीटर को अपने पास बुला सकता है।
उसे हम कहते हैं रीअपटेक करना, यानी पहले आपने दे दिया उसके बाद आप वापस ले रहे हैं तो उसको आप कहते हैं रीअपटेक करना। सो मैं कह सकती हूँ कि एपिनेफ्रीन रीअपटेक से क्या मुराद है कि पहले आपने उसको बाहर निकाल दिया, उसके बाद आपने क्या किया जी, उसको वापस ले लिया, यानी कि दोबारा से अपटेक कर लिया। या मैं कह सकती हूँ डोपामीन रीअपटेक, यानी कि डोपामीन को रिलीज़ किया गया, फिर वहाँ से इसको क्या कर लिया गया, वापस बुला लिया गया। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। अब होता क्या है, डिप्रेशन में हमारी बॉडी में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जिनको आप कहते हैं कि हमारी बॉडी में फाइट को या फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट में इन न्यूरोट्रांसमीटर की मिकदार बॉडी में कम हो जाती है। जब इन न्यूरोट्रांसमीटर की मिकदार बॉडी में कम हो जाती है तो बॉडी, जाहिर है कि जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर या ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको एक्टिवेट रखते हैं, अगर वो कम हो जाएंगे तो ब्रेन नॉर्मल से लो पोजीशन की तरफ आ जाएगा। तो पेशेंट को हम कहते हैं जी, पेशेंट जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। सो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो डिप्रेशन की रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी में डिक्रीज एपिनेफ्रीन लेवल हो जाता है नॉर्मल से, या डिक्रीज नॉर एपिनेफ्रीन लेवल हो जाता है, या डिक्रीज डोपामीन लेवल हो जाता है, या डिक्रीज सीरोटोनिन लेवल हो जाता है, ठीक है। सो अब तरीका इलाज क्या है? तरीका इलाज ये है कि आप बॉडी में एपिनेफ्रीन की मिकदार को बढ़ा दें, नॉर एपिनेफ्रीन की मिकदार को बढ़ा दें, डोपामीन की मिकदार को बढ़ा दें, सीरोटोनिन की मिकदार को बढ़ा दें, तो आप जो इस स्टेज पर आ गया है आपका दिमाग, ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेज पर आ सकता है, ठीक है। सो ये बेसिकली रीज़न होती है डिप्रेशन की बेसिक रीज़न ही यही है कि हमारी बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये यहाँ से निकल कर यहाँ तो आ जाते हैं, लेकिन वापस इनको अंदर ले लिया जाता है। जब ये अंदर ले लिए जाते हैं तो बॉडी में इन न्यूरोट्रांसमीटर की मिकदार कम हो जाती है और हमारा जो ब्रेन है वो नॉर्मल से लो एक्टिविटीज़ शो करना शुरू कर देता है। सो अब हमने देखना है जनाब के जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है जी। सो अब हम बात करते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं और इनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है और इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास जो पहली क्लास आती है एंटी डिप्रेसेंट की, उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब ये नाम बता रहा है, ये क्लास का नाम है या ये आप कह सकते हैं क्लास का नाम है, और इसके अंदर जो ड्रग आती है उस ड्रग का नाम है फ्लूऑक्सिटिन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये देखें। ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये ड्रग जो है वो सीरोटोनिन को रीअपटेक होने से इनहिबिट करती है। यानी कि मैंने कहा था कि ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक एरिया था, यहाँ पे सीरोटोनिन केमिकल था और ये रिलीज़ होकर साइनैप्स में आ रहा था, ठीक है। हुआ क्या कि यहाँ पे आने के बाद इस प्री साइनेप्टिक एरिया ने क्या किया, सीरोटोनिन को वापस इनटेक कर लिया। ये दवाई क्या करेगी, ये दवाई सीरोटोनिन को वापस जाने से रोकेगी। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, सीरोटोनिन का लेवल इस जगह पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये सीरोटोनिन अगले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से अगले न्यूरॉन और यहाँ से अगले न्यूरॉन, और ब्रेन में सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा। और जब ब्रेन में सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि जी हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो हम डिप्रेशन की कंडीशन से निकलकर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सेकेंड ड्रग हमारे पास आती है सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो दवाई है, इसके अंदर दवाई का नाम आता है ड्यूलॉक्सिटिन, जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है, और बहुत सारी मेडिसिन है लेकिन यहाँ पे जो मेंशन है वो ड्यूलॉक्सिटिन है।
डिलॉक्सिडिन ड्रग आप पेशेंट को देंगे तो ये क्या ड्रग करेगी, सेरोटोनिन और यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन भी यहाँ से निकल के बाहर आ रही है और सेरोटोनिन भी यहाँ से निकल के बाहर आ रही है। प्री साइनेप्टिक एरिया क्या करता है, इनको वापस अपनी तरफ बुला लेता है। ये ड्रग क्या करती है, ये ड्रग जाकर सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को वापस अंदर जाने से रोकती है, लिहाजा दोनों का लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है और यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर आगे मूव करते हैं। क्योंकि दोनों न्यूरोट्रांसमीटर आपके पास सिंपैथेटिक सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, लिहाजा आपका जो ब्रेन है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। थर्ड क्लास हमारे पास आती है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। वाइवा में ये क्लासिफिकेशन अक्सर पूछी जाती है और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछ लिया जाता है। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, अब नाम से आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या काम कर रहे होंगे, जबकि इनके नाम से किसी हद तक हम समझ सकते थे कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट की जो हमारे पास ड्रग आती है उसका नाम है मिरटैजापिन। ये ड्रग क्या करती है, ये ड्रग हमारी बॉडी में डोपामीन और एपिनेफ्रिन दोनों को वापस जाने से रोक देती है। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है डोपामीन एंड एपिनेफ्रिन रीअपटेक, यानी कि एक प्री साइनेप्टिक एरिया से डोपामीन और एपिनेफ्रिन रिलीज होकर यहाँ पे आ रहे थे और यहाँ से ये आगे जाना चाहते थे। प्री साइनेप्टिक एरिया ने क्या किया, वापस डोपामीन और एपिनेफ्रिन को अपने पास बुला लिया। जब आप पेशेंट को मिर्टैजापिन देंगे तो ये दवाई क्या करेगी, डोपामीन और एपिनेफ्रिन को यहाँ से वापस अंदर जाने से रोकेगी और इनका लेवल यहाँ पे बढ़ा देगी। क्योंकि ये दोनों एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं या ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, एज अ रिजल्ट इनका लेवल जब बॉडी में बढ़ेगा तो आपका ब्रेन नॉर्मल कंडीशन की तरफ वापस आना शुरू हो जाएगा। जो फोर्थ क्लास आपके पास आती है उसको आप कहते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये थोड़े से आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल बिहेव करते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लेवल को रेगुलेट करते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को मेंटेन करते हैं, उसको कम होने से रोकते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो डिप्रेशन से बच सके। और साथ साथ ये क्या करते हैं, बॉडी में हिस्टामीन के लेवल को और एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम करते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, ड्रग का नाम है जनाब एमीट्रिप्टाइलिन। ठीक है, अगर आप पेशेंट को ये ड्रग देंगे तो ये ड्रग जाके बॉडी में क्या करती है, ये ड्रग रेगुलेट करती है नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन लेवल, यानी कि ये हमारी बॉडी में इन दो ड्रग्स के लेवल को रेगुलेट करती है और साथ साथ एंड ब्लॉक एसिटाइलकोलिन एंड हिस्टामीन लेवल। जब बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो हम नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएंगे। साथ साथ एसिटाइलकोलिन एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है। जब इसकी मिकदार बॉडी में ज़्यादा होती है तो हम रिलैक्सिंग कंडीशन में जाते हैं, सुकून की हालत में जाते हैं। जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना सुकून या डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, लिहाजा हमने इसको क्या करना है, ब्लॉक करना है। हिस्टामीन क्या है, हिस्टामीन एलर्जी पैदा करने वाला केमिकल है, लिहाजा हम इसको भी ब्लॉक करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव हालत में रहे और हम डिप्रेशन से बाहर की कंडीशन पे आ सकें। और जो लास्ट ड्रग आपके पास मेंशन है उसका नाम है आपके पास मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोअमीन्स क्या होते हैं। इसमें जो ड्रग आती है वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। ड्रग का नाम है फेनलजीन। ठीक है, ड्रग को मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कि ये ड्रग है, ये ड्रग है, ये ड्रग है, ये ड्रग है और ये ड्रग है।
मोनोअमीन लफ्ज़ का मतलब क्या है? नाम बता रहा है ऑक्सीडेज। जिस लफ्ज़ के एंड पे ASE आता है वो बेसिकली कोई एंजाइम होता है। सो इसको हम माओ एंजाइम भी कहते हैं। मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम, ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स की ब्रेक डाउन करता है। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर? जो हमारे सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर हैं। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में बनते हैं, रिलीज़ होते हैं, तो ये एंजाइम आता है और उनको तोड़ने की कोशिश करता है। ये दो तरह का होता है, एक का नाम है माओ ए, एक का नाम है माओ बी। ठीक है, माओ ए एंजाइम क्या करता है? जो आपके पास माओ ए एंजाइम है ये ब्रेक डाउन करता है आपके पास जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के, एपिनेफ्रिन की, नॉर एपिनेफ्रिन की, डोपामीन की और सेरोटोनिन की। ये सारे के सारे किसके न्यूरोट्रांसमीटर हैं? सिंपैथेटिक सिस्टम के। माओ बी क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन करता है डोपामीन की, यानी कि ये सिलेक्टिव होता है कि ये डोपामीन की ब्रेक डाउन करेगा। जबकि ये कौन सा एंजाइम है? ये नॉन सिलेक्टिव होता है, ये किसी की भी ब्रेक डाउन कर सकता है। अब जो हमारे पास मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, ड्रग का नाम है फेनल्जीन। ये ड्रग जाकर इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है या तोड़ देती है। माओ, लिहाजा जब ये एंजाइम टूटता है तो माओ ए भी टूट जाता है, माओ बी भी टूट जाता है। अगर आपकी बॉडी में एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन कोई भी केमिकल रिलीज़ हो रहा है और यहाँ से ये एंजाइम आएगा माओ एंजाइम, तो ये तो इनको तोड़ देगा। ड्रग ने क्या किया है? इस माओ एंजाइम को ख़त्म कर दिया है। लिहाजा अब जो भी आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा उसको तोड़ने के लिए कोई एंजाइम मौजूद नहीं है। लिहाजा ये न्यूरोट्रांसमीटर की मिकदार आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और आप डिप्रेशन की कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन की तरफ वापस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये लेक्चर था आपका अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। आई होप आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गए होंगे। अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ जाएंगे तो आपके लिए अगला लेक्चर अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।